हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये है पार्ट 1। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो डायरेक्टली केवीएस पीजीटी कॉमर्स 2023 एग्ज़ाम से लिया गया है। तो अगर आपने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो आप वापस से चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं इसलिए केवीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको लेके आया हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि केवीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से समझ लो। इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं ब्रीफली आपको बताता चलूँगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि ज़्यादा एक्सप्लेन करना है वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखा है, जैसे क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रोथ रेट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइज के सक्सेस को मेजर कर सकता है, माप सकता है। तो सारे ऑप्शंस को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कभी भी एक मेजर नहीं हो सकता सक्सेस का। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। हर बिजनेस अपना प्रोडक्ट को सेल करता है, लेकिन ये भी कोई मेजर नहीं हो सकता कि वो बिजनेस जो एंटरप्राइज है वो सक्सेसफुल है या नहीं। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लास्ट है ग्रोथ रेट। सपोज कर लेते हैं एक फर्म है जिसकी लास्ट जो ग्रोथ थी 25% थी और नेक्स्ट ईयर जो है वो ग्रोथ होगी 35%। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10% का ग्रोथ रेट है, यानी एक साल में फर्स्ट ईयर मान लेते हैं, इसको सेकेंड ईयर मान लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर से जो सेकेंड ईयर की जो ग्रोथ है वो 10% है। तो जो ग्रोथ रेट है वो एक मेजर है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के सक्सेस का। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्रोथ रेट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग रिलेट्स टू। आपको बताना है कि बैंकिंग किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट सेक्टर, सर्विस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर। तो बैंकिंग जो है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि बैंकिंग क्या है, हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। हम बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, हमारे पास जो गोल्ड होता है उसको भी हम वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो बैंकिंग जो है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द जीडीपी। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। आपके ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर या फूड प्रोसेसिंग। तो देखिए, हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें कौन से सेक्टर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है लगभग 15%। ये वेरी कर सकता है हर साल। सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है लगभग 32%। और जो सर्विस सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन होता है करीब 53% तक। ध्यान रखिएगा कि सर्विस सेक्टर को हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो मैक्सिमम है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट ए, लिस्ट बी। आपको लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, टाइम, प्लेस, रिस्क। इसी तरीके से राइट साइड में आपको दे रखा है एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। तो इसको पहले समझ लेते हैं। हमने पढ़ा है कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या करता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है।
प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बनाने का काम कॉमर्स करता है। ये आप सभी को पता है, यानी आपने पढ़ा होगा ना, कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। तो कॉमर्स का फंक्शन क्या है, कॉमर्स करता क्या है कि वो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से मिलाता है। आपको पता है कि प्रोड्यूसर दूसरी जगह रहता है और कंज्यूमर दूसरी जगह रहता है, यानी हो सकता है कि प्रोडक्ट अमेरिका में बनता हो लेकिन कंज्यूमर इंडिया में हो। तो कॉमर्स एक लिंक की तरह काम करता है, लेकिन इस लिंक में बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं, बहुत सारे बाधाएं आते हैं, और इन बाधाओं को दूर करने का काम कॉमर्स करता है। जैसे रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। सपोज कर लीजिए प्रोड्यूसर ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, अब उसकी नॉलेज कंज्यूमर को कैसे पता चलेगी? अगर वो एडवर्टीजमेंट करेगा। तो यानी कि जो नॉलेज की हिंड्रेंस है, जो बाधाएं हैं, वो रिमूव की जा सकती हैं एडवर्टाइजिंग से। इसी तरीके से प्लेस है, जिस जगह पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट चाहिए उस जगह तक पहुंचाने तक का जो काम है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसी तरीके से अगर प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट बना रहा है और आग लगने का या किसी तरीके का रिस्क है तो वो उसे हम इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं। टाइम, सपोज कर लीजिए पर्टिकुलर 6 महीने बाद कंज्यूमर को प्रोडक्ट चाहिए तो उसे एक जगह स्टोर करना होगा, तो स्टोरिंग और वेयर हाउसिंग जो है वो आपका टाइम हिंड्रेंस को रिमूव करने का काम करता है। इसी तरीके से एक और हिंड्रेंस होता है फाइनेंस। अगर पैसे की ज़रूरत है तो हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये आपके फाइनेंशियल जो हिंड्रेंसेस हैं उनको दूर करता है। तो ध्यान रखना कि कॉमर्स जो है वो बिजनेस में आने वाले जो भी हिंड्रेंसेस हैं उसको दूर करने का काम करता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू दूर किया जाता है। टाइम हिंड्रेंस जो है उसको वेयर हाउसिंग के थ्रू किया जाता है। प्लेस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू किया जाता है, और रिस्क जो है वो इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज। आपको बताना है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है। आपके ऑप्शन है नॉट अराइज, अनलिमिटेड, जॉइंट या फिर लिमिटेड। तो ध्यान रखना कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें कर्ता की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। इसके अलावा भी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, को पार्टनर्स, इनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। अब आपको को पार्टनर्स नहीं पता है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। को पार्टनर्स क्या होते हैं? मेंबर अदर देन कर्ता, मेंबर्स अदर देन कर्ता। कर्ता के अलावा जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें को पार्टनर्स कहते हैं। तो ध्यान रखना कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, को पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। समझ में आया? तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज फॉलोड इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको बताना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। आपके ऑप्शन है नो वोट, वन मैन वन वोट, मल्टीपल वोट्स, वन शेयर वन वोट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अलग से एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये ध्यान रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है, और इसमें जो मिनिमम मेंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 10, एटलीस्ट 10 लोगों का मेंबर होना चाहिए, तब जाके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है। और मैक्सिमम या मेंबरशिप की बात है तो ओपन फॉर ऑल। अगर मैक्सिमम बात करें तो ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए ये
खुला होता है, कोई भी रिलीजन किसी भी कास्ट का हो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबरशिप ले सकता है। और इसमें जो मेंबर्स हैं, यहाँ 10 मेंबर लिखा हुआ ना, तो जो भी इनके मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड। कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना कि जो लायबिलिटी है मेंबर की वो लिमिटेड होगी। लिमिटेड का क्या मतलब है? लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो भी मेंबर्स हैं उनकी द्वारा जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जो भी पूंजी लगाया गया होगा, उस हद तक, उस लिमिट तक जो है वो लिमिटेड होगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम इक्वल राइट्स देते हैं। इक्वल राइट्स का क्या मतलब है कि 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट। जैसे हम इलेक्शन में वोट देते हैं, हम आप जो भी 18 से ऊपर हैं वो इलेक्शन में वोट देते हैं, तो हमारे पास क्या है? इक्वल राइट्स है। हमारे पास, मेरे पास अगर एक वोट है तो आपके पास भी एक ही वोट होगा। तो जिस तरीके से हम इलेक्शन में 1 पर्सन 1 वोट देते हैं, उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल होता है। चाहे 1 पर्सन बोलो, चाहे 1 मैन बोलो, तो 1 मैन 1 वोट, यही प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ बिगर फंक्शनल स्कोप। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसका स्कोप सबसे ज़्यादा है। आपके ऑप्शन है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, कॉमर्स। तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये मैंने आपको पढ़ाया था। बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे देख लो, बिजनेस टर्म है नहीं, उसके बाद इंडस्ट्री और कॉमर्स देख लो, तो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कॉमर्स दिया गया, तो कॉमर्स का जो फंक्शनल स्कोप है वो ज़्यादा बड़ा होगा। और कॉमर्स में ही बताया था आपको T+A, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का क्या मतलब है? व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो इसमें बैंकिंग आ जाएगा, यहाँ पे दिया भी है, इंश्योरेंस हो जाएगा, और ट्रेड तो यहाँ पे दिया है। तो इसका मतलब है कि जो बिगर स्कोप है वो कॉमर्स का ही होगा। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मैन्स कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक व्यक्ति का जो नियंत्रण है वो विश्व में सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है? F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, या L.H. हेने, या फिर W.R. बेसेट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दिया है W.R. बेसेट ने। उन्होंने ये कहा कि 1 मैन्स कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ द मैन इज कैपेबल एनफ टू मैनेज एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का जो नियंत्रण है वो विश्व में सबसे अच्छा है, लेकिन अगर वो इतना लायक है, इतना कैपेबल है कि वो सारी चीज़ों को खुद ही मैनेज कर सकता है। और हो सकता है कि ये स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में न पूछे, बल्कि ये पूछ दे कि ये कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया गया है। तो वो यूज़ किया गया है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा D.W.R. बेसेट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आपके ऑप्शन है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट कंपनी, या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है? ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल है। कभी हो सकता है आपको मोस्ट ट्रेडिशनल पूछ दे, तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रेडिशनल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो एक मिनिस्ट्री का एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री। आपने अलग अलग मिनिस्ट्री सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये जो मिनिस्ट्रीज होती हैं इनका एक्सटेंडेड फॉर्म ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है। फॉर एग्जांपल रेलवेज, इसके अलावा भी हो सकता है पोस्ट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये सब भी एग्जांपल हो सकता है। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? आपके ऑप्शन हैं 2, 7, 10, 20। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स की ज़रूरत है और इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि एक इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। आपको बताना है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। F.W. टेलर, L.H. हेने, ओलिवर सेल्डन या फिर हेनरी फ्योल। तो ये डेफिनेशन दी है F.W. टेलर ने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, F.W. टेलर। ध्यान रखना कि जो भी आपके बुक में मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें आप पूरा डेफिनेशन मत रटना। जैसे यहाँ पे लिखा है बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, तो सिर्फ आपको ये कीवर्ड याद रखना है, आपको पूरा डेफिनेशन नहीं रटना है। और यहाँ से आप याद कर सकते हो कि बेस्ट एंड चीपेस्ट वे जो है वो टेलर ने दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम स्टडी वॉज कैरिड आउट बाई। आपको बताना है कि टाइम स्टडी किसने कंडक्ट किया। आपके ऑप्शन है फ्योल, मैस्लो, टेलर या हर्जबर्ग। तो आप सभी को पता होगा कि टाइम स्टडी या मोशन स्टडी टेलर ने दिया था, कैरी आउट किया था। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टेलर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट गिवन मोटिवेशन थ्योरी। आपको बताना है कि दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से किसने मोटिवेशन की थ्योरी नहीं दिया है। आपके ऑप्शन है मैस्लो, हर्जबर्ग, मैग्रेगर, फ्योल। तो आप सभी को पता है मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी है, हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दिया है, डगलस मैग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दिया है, फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, उन्होंने कोई मोटिवेशन की थ्योरी नहीं दी थी। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हेनरी फ्योल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट इज, आपको बताना है कि मैनेजमेंट क्या है। आपके ऑप्शन है एन आर्ट, अ साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नाइदर आर्ट नॉर साइंस। तो मैनेजमेंट को हम आर्ट और साइंस दोनों बोलते हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज, आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन या समन्वय क्या है। अ मेरिट ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रबंध है उसका सार कहते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये माने कि कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन भी है मैनेजमेंट का, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसमें प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। तो आप हो सकता है ये भी बोलो कि कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन, लेकिन ज़्यादातर जो मैनेजमेंट थिंकर हैं उनका यही मानना है कि कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। हो सकता है कुछ मैनेजमेंट थिंकर हों जिन्होंने कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एक फंक्शन कहा हो, लेकिन ज़्यादातर जो मैनेजमेंट थिंकर हैं उन्होंने यही कहा है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, बल्कि ये एक इनर पार्ट है। यानी कि जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी एक्टिविटी कर रही है उसमें सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, उसमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से काम कर सकता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकता है। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध का सार कहा जाता है। इसलिए 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू द इंटरैक्शन एट वर्क इज नोन एज। आपको बताना है कि एक सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क जो कि स्पॉन्टेनियसली अराइज हुआ है ड्यू टू इंटरैक्शन एट वर्क, कार्य के दौरान आपने इंटरैक्शन किया है, बातचीत किया है, और उस दौरान स्पॉन्टेनियसली यानी अचानक से ये सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क अराइज हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताता हूँ।
देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो सोशल रिलेशनशिप होता है वो ग्रेजुअली अराइज होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये धीरे धीरे आता है। और इनफॉर्मल में जो रिलेशनशिप आता है वो स्पॉन्टेनियसली आता है, यानी कि रैंडमली, आप कह सकते हो कि अचानक, या फिर रैंडमली आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको हिंट दिया है कि स्पॉन्टेनियसली आ रहा है, तो वो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल होगा। अगर यहीं पे लिखा होता दैट अराइज ग्रेजुअली तो इसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली लिखा है इसलिए हम इसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट थिंकर। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन मैनेजमेंट थिंकर नहीं। आपके ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, ओलिवर सेल्डन या कार्ल मार्क्स। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में आपको पता है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है। हेनरी फ्योल के बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। ओलिवर सेल्डन भी एक मैनेजमेंट थिंकर है, जिन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट 1924 में। ये ध्यान रखना, 1924 में इन्होंने एक बुक लिखी थी फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। हो सकता है कि कभी एग्ज़ाम में आपसे ये बुक पूछ लें किसने लिखी है, तो ये ओलिवर सेल्डन ने लिखी। कार्ल मार्क्स जो है वो मैनेजमेंट थिंकर नहीं। तो 17th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के कौन फाउंडर थे। आपके ऑप्शन है मैक्स वेबर, एल्टन मेयो, एफ.डब्ल्यू. टेलर या हेनरी फ्योल। तो आपको पता है मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया था, एल्टन मेयो ने हमें ह्यूमन रिलेशन के बारे में बताया है, टेलर ने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया है, और हेनरी फ्योल को हम फादर या फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। तो 18th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजरियल ग्रेड, जिसे हम लीडरशिप ग्रेड के नाम से भी जानते हैं, एज अ परफॉर्मेंस इवेलुएशन टूल वॉज डिवाइस्ड बाय। आपको बताना है कि मैनेजरियल ग्रेड या फिर लीडरशिप ग्रेड जो है, जो कि एक परफॉर्मेंस इवेलुएशन टूल है, इसको किसने दिया है। आपके ऑप्शन है कुंटज एंड ओडोनेल, मॉर्टन एंड ब्लैक, फ्लैंक एंड लिनियन गिलबर्ट या फिर पीटर ऑफ डर्कन। तो मैनेजरियल ग्रेड या फिर लीडरशिप ग्रेड को दिया है मॉर्टन एंड जेन ब्लैक ने। तो 19th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैंग प्लैंक इज रिलेटेड विथ विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताना है कि गैंग प्लैंक जो है वो मैनेजमेंट के किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है ऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन या फिर यूनिटी ऑफ कमांड। तो गैंग प्लैंक जो है वो रिलेटेड है स्केलर चेन से, जिसको दिया है टेलर ने। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्केलर चेन। देखिए, ये सारे टॉपिक जो भी इस वीडियो में मैंने कवर किया है, लगभग सारे चीज़ें मैंने अपने बिजनेस मैनेजमेंट वाले प्लेलिस्ट में कवर किया है। तो अगर आप वो सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में सारी चीज़ों को देख सकते हो। मैं बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7317240017। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू मैनेजमेंट सब्जेक्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।